गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो उम्मीद करते हैं कि आप घर पे सब स्वस्थ होंगे और प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन आप सब लोगों को पता ही है, आप अच्छे से वाकिफ़ हो कि और अब तो जो अपना एरिया है बस्ती, उधर भी धीरे धीरे क्या है कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सब घर ही रहें, कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले। तो आप सब समझदार हो अब। तो आपको अब कोरोना से तो मेन बात यही है कि बचा हुई उपचार है, और क्या है। फ़िलहाल इसकी कोई वैक्सीनेशन अब तक हुआ नहीं है, तो जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक अपने को क्या है इससे बच के ही रहना है। और फिर अब अपन अपने जो मेन टॉपिक है वहाँ पे आते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ लिए थे मैक्सवेल की इक्वेशंस। अब जो मैक्सवेल की इक्वेशंस थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको वो क्या करना है, लर्न करनी है। और लर्न भी क्या करनी है कि जो मैंने 2 ट्रिक बताई थी, आप कोई सी भी ट्रिक से क्या कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। और ऐसा कुछ है नहीं उन ट्रिक्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो याद कर लिए होंगे या ट्रिक आपको अप्लाई करनी आ गई होगी। अगर आपको ट्रिक अप्लाई करनी आती है तो आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा मैक्सवेल इक्वेशंस को देखने में। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस तो पढ़ लिए अपन ने। अब मैंने क्या कहा था कि मैक्सवेल इक्वेशंस के बाद अपन उसके क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस के एप्लीकेशंस, यानी मैक्सवेल इक्वेशंस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो अनुप्रयोग में कौन कौन सा आता है? एक तो क्लाउसियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन है, यानी क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण है। एक जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है, जूल थॉम्सन गुणांक है। और एक क्या है, प्रत्याशिता गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट आता है। तो अपने को ये तीनों क्या है इसके मैक्सवेल समीकरण के क्या है अनुप्रयोग है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि अनुप्रयोग कब पढ़ सकते हैं। अगर अपने को मैक्सवेल इक्वेशंस पता है तो अपन आगे अनुप्रयोग भी पढ़ लेंगे। और अगर अपने को मैक्सवेल इक्वेशंस का ही पता नहीं है तो आप आगे कैसे पढ़ पाओगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सवेल इक्वेशंस इसमें कौन सी यूज हो रही है, इसमें कौन सी यूज हो रही है। क्यों? मैं अब सीधे यहाँ यूज करूंगा कि मैक्सवेल की, जैसे अगर मेरे को फर्स्ट इक्वेशन चाहिए होगी तो मैं लिखूंगा कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से। अगर मेरे को सेकंड इक्वेशन चाहिए होगी तो मैं सेकंड इक्वेशन लिख दूंगा, थर्ड चाहिए होगी तो थर्ड, और फोर्थ चाहिए होगी तो फोर्थ इक्वेशन में यहाँ सीधे लिखूंगा। क्यों? अब अपन वो सारी चीजें कैलकुलेट थोड़े ना करने बैठ सकते हैं यहाँ पे। क्यों? कैलकुलेट तो अपन ने कर लिया आगे। अब एप्लीकेशंस में क्या करते हैं, अनुप्रयोग में अपन क्या करते हैं कि जो अपन ने पढ़ चुके उन सबका अपन क्या है यूज करते हैं सीधे। तो आप लोगों ने कर ली होगी, नहीं करी होगी तो कर ही लेना। क्यों? आगे अब मैं यहाँ सारी चीज़ें बताने नहीं बैठूंगा। क्यों? वो मैंने पिछले लेक्चर्स में करवा दी और मैक्सवेल इक्वेशंस को करवाने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। वैसे मेरे को इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था, पर मैं यही देख रहा था कि बच्चे क्या है कि वीडियो देखते हैं नहीं। और अब ये चीज़ इस जगह तो आपकी ही गलती है। तो अब हम भी क्या कर सकते हैं? अगर आप खुद ही वीडियो नहीं देख पाओ, वो नहीं देखोगे तो उसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं? आपके लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, देखना तो आपको ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कोई जादू की झप्पी तो है नहीं कि हम आपको यहाँ से भेज दिए और वो आपको सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। जब तक आप क्लास नहीं लोगे तब तक कोई कुछ ही नहीं कर सकता उसमें। तो आप अगर आपने नहीं देखी होगी तो सबसे पहले क्या है, जो पुराने कंटेंट पढ़े हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद हालांकि ये टॉपिक तो अब देख ही लो आप। हालांकि अगर समझ में आ जाए आपके तो अच्छी बात है, नहीं आएगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो ये चीज़ भी आपके समझ में नहीं आएगी। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो मेन टॉपिक है वो क्या है अपना, ये मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग। और मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग में सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, जो क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण है। अब इसका क्या है कि कोई फिजिकल मीनिंग तो है नहीं क्लाउसियस क्लैपेरॉन की, यानी कोई इसका भौतिक अर्थ तो है नहीं, सीधी कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन भी कैसा है कि आप देखोगे वो मैथमेटिकल वाली फॉर्म मिल जाएगी। मैथमेटिकल वाली फॉर्म नहीं है, जो फिजिकली कैलकुलेशंस हैं वो सारी यहाँ पे होगी। और फिजिकली कैलकुलेशन में क्या है, अपन क्या करेंगे कि जो इसमें क्लाउसियस क्लैपेरॉन के इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, जो मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है वो यूज कर लेंगे। और सेकंड इक्वेशन का यूज करके दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे अपन फिर क्या है, जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है वो यूज करके वो लेटेंट हीट होती है, गुप्त उष्मा होती है, वो गुप्त उष्मा वाला फॉर्मूला लगा के और अपन अप्लाई कर देंगे। तो जो अपने आएगा वही क्या कहलाएगा, क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण कहलाता है। अब आपको एक चीज ये पता होगी कि गुप्त उष्मा क्या होती है।
हालांकि आप लोग बचपन में खूब पढ़े होंगे, आपके आई थी शायद 10th क्लास में 12th क्लास में, यहाँ सब ये क्या है गुप्त ऊष्मा जैसे टॉपिक्स आते हैं। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि अगर अपन किसी भी निकाय का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, यानी ताप नियत रहे और उसके ऊष्मा में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वो अलग सीन है कि आप बचपन में क्या पढ़े होंगे कि अगर मैं इधर से अगर मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूं तो वो क्या है कि अपने को जो दूसरा जो कोर है, यानी दूसरी जो लाइन है, जैसे मान लो मैंने एक ये छड़ पकड़ रखी है, अगर मैं इसको इधर से गर्म करता हूं तो ऊष्मा का ट्रांसफर थोड़ा सा इधर भी हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये बचपन की बातें थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। अब अपने को क्या है कि जो वास्तव में एग्जैक्ट क्या होती है वो चीज का पता करना है, क्योंकि ये तो बचपन की बातें हो गई कि मैं इधर से वो कर रहा हूँ तो हल्की सी ऊष्मा इधर भी चली जाएगी, तो वो लेटेंट हीट का काम करती है वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें क्या है कि आपको बिल्कुल भी इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब आप क्या, अगर गुप्त ऊष्मा को करना है तो आप क्या पढ़ोगे कि नियत ताप पर निकाय की ऊष्मा में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा। और वैसा है ना जो अभी इसका क्या है और फिजिकल मीनिंग है नहीं इसका भाई। सीधे क्लाउसियस और क्लैपेरॉन ने क्या किया था कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी उसका यूज करके एक फॉर्मूला निकाल दिया था। और फॉर्मूले में क्या है कि अपन फिर आगे लेटेंट हीट निकाल सकते हैं, जो अपने को कोई क्वेश्चंस में गिवन होंगे वो सारी चीजें अपन उससे कैलकुलेट कर लेंगे। और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। फिजिकल मीनिंग इतना ही है कि कई बार ये क्या है कि जो मैं करवाने जा रहा हूँ अब वो पूछ ली जाती है एग्जाम में, और कई बार इनसे क्या रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो और कोई, अब आपको पता है कि अगर फॉर्मूला है तो उसका क्या फिजिकल मीनिंग होगा, उसका सीधा सा क्या है कि या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर फॉर्मूला आप डेवलप कर लो। तो यही है कि अपन मैक्सवेल इक्वेशन से क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं। तो लिखते हैं अपन मैक्सवेल समीकरण के, क्या लिखोगे आप? अनुप्रयोग। मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग। तो इसमें लिखो पहला क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण। क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण। अब कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा नाम आ गया। अब भाई इनके मम्मी पापा ने नाम रखा था, कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डब्बू रख लो, चिंटू रख लो, और कुछ रख लो। अब जो नाम है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि जो क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण है अपन उसको किसके बेस पे निकालते हैं? जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ था। अब थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ आपको पता होगा, मैंने ट्रिक्स से आपको बता दिया था। हालांकि मैं एक बार फिर से बता दूंगा, पर आप एक बार खुद से चेक कर लो एक बार कि कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, या फिर अपन जो ट्रिक्स है उनसे कैसे निकाल लेते हैं सीधे। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ क्या लिखेंगे अपन। सबसे पहले मैं ये लाइन लिखवा के फिर मैं आपको वो एक बार ट्रिक है जो वापस मैं बता देता हूँ। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब आपको पता होगा कि जो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है वो क्या है। अब आपको एक चीज पता चल रही होगी कि अगर अपन मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके अगर अपन किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? एक तरीके से अनुप्रयोग ही हो गया मैक्सवेल इक्वेशंस का। भाई यही तो पढ़ रहे हैं अपन मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग अपन कब पढ़ते हैं? भाई किसी भी चीज का मान लो अगर अपने को कुछ आगे निकालना है, तो अगर अपन किसी चीज को यूज करके निकाल रहे हैं तो उस चीज का वो क्या हो गया? अनुप्रयोग ही तो हो गया। कि अगर मान लो कि मैं ये मार्कर है,
अगर मैं मार्कर में इंक डाल के यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि मार्कर का एक अनुप्रयोगी तो हो गया, ये भी मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं अपन। तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस का अपन यूज कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि यह मैक्सवेल समीकरण का अनुप्रयोग है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि अतः यह मैक्सवेल समीकरण का अनुप्रयोग है। अब आप मेरे को क्या बताओगे, जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है वो, अब मैं आपको, मैंने कह दिया होगा, आपने कैलकुलेट भी कर लिया होगा, तो अब मैं करवा देता हूँ। आपने, मैं क्या कहा था कि एक तो टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल से आप कर सकते हो, एक किससे निकाल सकते हो, जो उष्मागतिकी के निर्देशांक है पीवीटीएस से। तो अपन क्या करते हैं, पीवीटीएस से अपन कैलकुलेट करते हैं, पीवीटी और एस से। तो मैंने क्या कहा था कि अगर अपन फर्स्ट को, लास्ट को और थर्ड को और सेकंड को यूज करते हैं तो उससे तो क्या निकलती है, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन निकलती है। और अपन ओड और इवन को लेते हैं तो उससे कौन सी निकलती है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे ओड और इवन को यूज कर लेता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी। तो यहां तो क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट, और यहां क्या हो जाएगा, t कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अपने मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशंस थी, सेकंड इक्वेशंस थी। तो मैं यहां क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से। भाई अपन लिख सकते हैं ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। तो यहां लिखेंगे अपन कि मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से। तो मैक्सवेल का अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया पीवीटीएस से। तो आप यहां क्या लिखोगे कि डेल पी अपॉन डेल टी, ये इधर v कांस्टेंट हो गया, और डेल एस अपॉन डेल वी, इधर क्या हो गया, t कांस्टेंट हो गया। अब मैं क्या, अब ये चीज मैंने क्या है, कल काफी टाइम लगा दिया था इस चीज को समझाने में कि आप अच्छे से, जिससे आपको ये सारी चीज याद हो जाए। अब मैं यहाँ ये सारी चीजें बताने नहीं बैठूंगा कि मैंने ट्रिक्स कैसे यूज करी है, क्योंकि ये चीजें मैंने कल काफी टाइम लगा के, कम से कम मैंने 20 मिनट तो इन ट्रिक्स में ही क्या कर दिया था, टाइम लगा दिया था। आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे वो क्या आ रहा है, फोक्स आ रहा है। तो मैं इसको, इस वाली इक्वेशंस को वापस थोड़ा सा इधर साइड में लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी वी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी टी, और इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि अपने को तो क्या करना है, क्लाउसियस क्लैपेरॉन का इक्वेशंस निकालना है अपने को। और आपको पता है कि जो मैथमेटिकल प्रूफ होता है, अपन उसमें कुछ भी अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। भाई अपने को तो क्या है, उसके डेवलप करना है, तो डेवलप आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, मैं इसके टी का यानी ताप, उसका दोनों तरफ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि दोनों तरफ टी से गुणा करने पर, दोनों तरफ टी से गुणा करने पर, तो मैं यहाँ क्या करता हूं कि मैं टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। तो ये तो क्या हो जाएगा, टी डेल पी अपॉन डेल टी, इधर तो क्या कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, और इधर क्या कांस्टेंट है, टी डेल एस अपॉन डेल वी, और ये टी। अब मैं क्या करता हूं, जो ये टी है, मैं इसको टी डेल एस के साथ एक साथ लिख देता हूं। लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो अपन लिख लो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहे मैं इसके अंदर लिखूं चाहे बाहर लिखूं, होगा तो मल्टीप्लाई ही ना तब भी। तो यहां क्या कर देंगे, मैं इसको क्या लिख दूंगा, टी डेल पी अपॉन डेल टी, इधर वी कांस्टेंट है, और इधर क्या लिख दूंगा मैं, टी डेल एस अपॉन डेल वी। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो उष्मागतिकी का तृतीय नियम था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या था, डी क्यू बराबर, सॉरी डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी था। मैंने कई बार करवा दिया, क्या था, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। तो डी क्यू बराबर टी डी एस आ जाएगा, और उसको अपन किस में लिख लेंगे, पार्शियली में, यानी आंशिक अवकल के रूप में लिख लेंगे। तो जो ये टी डी एस है ना, उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, टी डी एस की जगह अपन लिख देंगे डी क्यू। इस वजह से मैंने ये वाली, ये टी से मल्टीप्लाई किया था। तो अपन यहां क्या लिख देंगे कि उष्मागतिकी के तृतीय नियम से, उष्मागतिकी के तृतीय नियम से, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
तो उष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है? ds बराबर dq अपॉन टी। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? TdS। इसको आप इक्वेशन नंबर, इसको तो दे दो सेकंड और इसको दे दो थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, जो इक्वेशन थर्ड है, सॉरी इसको अभी मत दो इक्वेशन थर्ड, मैं इसको क्या करता हूं कि अभी तो ये क्या फुल डेरिवेटिव में है, यानी पूर्ण अवकलज के रूप में है। अगर मैं इसको आंशिक अवकलज के रूप में लिख लूं तो लिख सकते हैं, तब अपने फिर क्या है, यहां पे अपन समीकरण 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि आंशिक अवकलज के रूप में लिखने पर, आंशिक अवकलज के रूप में लिखने पर, अब मैं इसको क्या करता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो ये क्या जाएगा, डेल क्यू बराबर टी और डेल एस। इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन थर्ड है उससे इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, किसकी? डेल क्यू की, वो सॉरी टीडीएस की। तो मैं टीडीएस की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां अपन क्या कर देंगे, डी क्यू आ जाएगा। तो यहां तक आप लिखो, फिर अपन आगे करते हैं। और यहां से भी क्या है कि मैक्सवेल इक्वेशंस के जो एप्लीकेशंस है, यहां से भी क्वेश्चंस आने के क्या है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है अच्छे से। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बस मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन यूज करें और टी का मल्टीप्लाई करके थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बस खत्म है यहीं पे। लिखो फटाफट लिखो यहाँ तक, आज ये कंप्लीट करवा ही देंगे क्लाउसियस क्लेपेरॉन का। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही पार्ट है। कहाँ तक आप कैसे लिखोगे, ध्यान रखना भाई। अगर आपका बोर्ड पे थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो आपको पता होगा लिखना कैसे है। आप सबसे पहले यहां तक लिखोगे, उसके बाद ये लाइन लिखोगे ये, और फिर यहां से उष्मागतिकी के तृतीय नियम से ऐसे करना है। आप कहीं एक साथ सीधा मुझे ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे मत छाप देना। तो आपने लिख लिया होगा यहां तक, तो मैं ये चीज हटा देता हूं। अब मेरे को क्या है कि इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि समीकरण 3 से समीकरण 2 में
मान रखने पर, तो मैं समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रख देता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा, ये जो LHS पार्ट है वो तो सेम रहेगा, डेल पी अपॉन डेल टी, और इधर क्या था v कांस्टेंट, इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा, मैं टी ये टी डेल एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल क्यू लिख दूंगा, तो ये डेल पी अपॉन क्या आ जाएगा, डेल वी, और यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे टी कांस्टेंट है। ये अपना इक्वेशन आप 4 दे दो। अब मैंने लेटेंट हीट क्या बताई थी आपको, जो गुप्त उष्मा है वो क्या बताई थी मैंने, गुप्त उष्मा थी कि किसी निकाय के नियत ताप पर निकाय की उष्मा में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। भाई ये जो इक्वेशन 4 है ना आपके, वो यही तो बोल रहा है। जो इक्वेशन 4 का RHS पार्ट है वहां क्या है कि यहाँ टीबी कांस्टेंट है, और जो ये इसकी क्या है, उष्मा, ये Q है ना, Q ये किसको डिनोट कर रही है, उष्मा को, तो ये Q में आयतन के सापेक्ष V के सापेक्ष क्या है, परिवर्तन है, तो इसको ये क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। जो मैं बोला हूं डिट्टो वैसा ही है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। तो गुप्त उष्मा क्या होती है कि किसी निकाय के नियत ताप पर उसके आयतन में उसकी भाई किसी निकाय के नियत ताप पर उसकी उष्मा में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है, गुप्त उष्मा कहलाता है। और गुप्त उष्मा को किससे डिनोट करते हैं, अपन L से डिनोट करते हैं। तो ये जो बात मैंने बोली है वो लिख देते हैं यहाँ से, क्योंकि अपन को यहाँ से क्या चीज, वो चीज मिल रही है तो यहाँ लिख देंगे। तो एक इसी में एक डाल लो गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा क्या होती है कि किसी निकाय के नियत ताप पर निकाय की उष्मा में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन, आयतन के सापेक्ष, जो इसका वॉल्यूम है उसके सापेक्ष क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। आयतन के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है, गुप्त उष्मा कहलाता है। आयतन के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा कहलाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और गुप्त उष्मा को किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि इसे L से व्यक्त करते हैं, इसे L से व्यक्त करते हैं। तो इसको L से डिनोट कर दिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि इसके निकाय में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन। अब यहाँ जो आयतन है उसमें भी चेंज तो हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि माना प्रारंभिक स्थिति में आयतन V1 है और अंतिम स्थिति में आयतन क्या मान लेंगे अपन, V2 है। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, आयतन का भी जो इसका आयतन है उसमें भी अपन चेंज ले रहे हैं। भाई डेल क्या है, डेल चेंज को ही तो डिनोट करता है। तो मैं उसको यहाँ क्या लिख दूंगा, डेल को V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, क्यों, चेंज को डिनोट कर रहा है। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में अपने को आयतन क्या है पता है, तो अपन क्या लिख देंगे, इसकी जगह डेल V की जगह अपन क्या लिख देंगे, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, क्यों, अपन को पता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि माना प्रारंभिक स्थिति में आयतन क्या है, V1 है, तथा अंतिम स्थिति में आयतन क्या है, V2 है। अंतिम स्थिति में आयतन क्या हो गया, V2 हो गया। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, अतः भाई ये जो डेल V है ये भी चेंज को डिनोट कर रहा है, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी चेंज को डिनोट कर रहा है और ये भी चेंज को डिनोट कर रहा है। भाई दोनों चीजें एक ही है तो अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो ये है पूरा ये डेल Q, इसको मैं क्या लिख दूंगा, L लिख दूंगा, क्योंकि मैं इसकी जो आपको ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई है उससे मैंने बता दी है। क्योंकि डेफिनेशन क्या थी कि किसी निकाय के नियत ताप पर, तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और उसकी क्या है, निकाय की उष्मा, यानी Q में भी किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, आयतन के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन को मैं क्या कर सकता हूँ, लेटेंट हीट बोलते हैं, तो मैं इसको L से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा कि
डेल क्यू अपॉन डेल वी टी बराबर, मैं इसको क्या लिख दूंगा, डेल क्यू तो क्या आ गया, एल आ गया अपना, और जो ये डेल वी है आयतन है, आयतन में क्या है, परिवर्तन, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, v2 माइनस v1 लिख सकते हैं अपन। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दो। और अब अपन क्या करते हैं, और यहां लिख लो नीचे कि गुप्त ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा से, जिससे आपको पता रहे गुप्त ऊष्मा की परिभाषा से। अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 का क्या है, ये और ये बराबर है, तो मैं इसको और इसको भी बराबर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं भैया। आपको पता है कि a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू सी होता ही होता है, पता है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये पार्ट बराबर है, तो मैं इसको और इसको एक साथ लिख सकता हूं। तो अपन यहां क्या कर देंगे कि समीकरण 4 व समीकरण 5 से, या फिर ऐसा लिख लो कि समीकरण 4 में डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल वी और टी कांस्टेंट का मान रखने पर, ऐसे लिख लो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो समीकरण 4 में डेल क्यू अपॉन डेल वी टी का मान रखने पर, और ये मान अपन कहां से रख रहे हैं, समीकरण 5 से, तो यहां रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, टी डेल पी अपॉन डेल टी, यहां v कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगी, l v2 माइनस v1, यहां तक छापो आप, फिर आगे गए नीचे लिखेंगे। वैसे एक स्टेप और है, तो ये भी लिख ही लो आप, यहां क्या लिख देंगे अपन, डेल वी अपॉन डेल टी, और ये v हो गया, और मैं इधर ये t है ना, t भाई इधर मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसका इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये इसमें किस में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। तो यहां क्या लिख देंगे अपन, l t, और ये क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, क्या लिख देंगे, l t v2 माइनस v1, ये अपना इक्वेशन क्या आ गया, 6 आ गया। ये 5 था, ये इसको इक्वेशन 6 दे दो। और जो ये आया है ना, ये ही क्या कहलाता है, क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण कहलाता है, क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस कहलाता है। तो यहां तक आप लिखो फटाफट, फिर इसके नीचे एक आध लाइन है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको। करे क्या है, अपन कुछ भी काम नहीं करें कि जो एक बार मैं, चलो लिखो फिर मैं वापस बताता हूं आपको, जो भी ये काम करें उसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में मैं सारी चीज बता दूंगा। यहाँ अंतिम स्थिति लिख लेना, मैंने क्या सीधा लिख दिया था, सॉरी, यहाँ स्थिति और लिख लेना, अंतिम स्थिति में आयतन, अंतिम स्थिति में, चलो अंतिम स्थिति में आयतन क्या है, यहाँ पे v2 है, मैंने क्या है वो सीधा लिख दिया था।
तो आपने इधर का तो पार्ट लिख लिया होगा, तो क्या है एक आध लाइन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक लाइन है, उसके बाद आपको मैं एक बार ये जो डेरिवेशन किया अपन ने ये मैं सारा आपको बता दूंगा वापस एक बार शॉर्ट फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे कि समीकरण 6 क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण कहलाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 6 क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण कहलाता है। ये अपना क्या हो गया, क्लाउसियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन हो गई। अब जो मैंने काम किया है वो एक बार मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको मैक्सवेल इक्वेशंस, अगर आपके इसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको मैक्सवेल इक्वेशंस आनी चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ ही क्या रहे हैं मैक्सवेल के इक्वेशंस के अनुप्रयोग। अब अपन ये सारी चीज़ कैलकुलेट मैक्सवेल इक्वेशंस कैलकुलेट करने तो बैठेंगे नहीं, तो मैंने क्या कहा था कि अपन इनका क्या है सीधा यूज करेंगे। तो सीधा यूज अपन क्या है, जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन थी क्लाउसियस क्लैपेरॉन, किसके बेस पे निकालते हैं अपन, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशंस के बेस पे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन थी तो मैंने वो ले लिया मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, और मैंने आपको वो कैलकुलेट करना बता ही दिया था कि अपन कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, वो पीवीटीएस से और टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल से। मैंने 2 ट्रिक बताई थी, कोई सी भी ट्रिक जो आपको अच्छी लगे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि मैंने मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन लेके मैंने क्या किया, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को तो क्या है लेटेंट हीट वाला मेरे को वो बनानी थी फॉर्म। तो मैं क्या करता हूँ, जो थर्मोडायनामिक्स की जो थर्ड इक्वेशन है थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ यूज कर लेता हूँ और उसको किस में लिख लेता हूँ, क्योंकि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है, मैक्सवेल की इक्वेशंस इसमें पार्शियली जो अपन पार्शियली डिफरेंशियल वो लिखते हैं ना, अब यानी आंशिक अवकलज के रूप में लिखी हुई थी, तो मैं उसको जो मैक्सवेल जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है मैं उसको किस में लिख लूँगा, पार्शियली उसमें लिख लूँगा, और पार्शियली डिफरेंशियल रूप फॉर्म में लिख के और मैं उसको वहाँ पे पुट कर दूंगा जहाँ पे मैंने मैक्सवेल की इक्वेशंस का टी से मल्टीप्लाई किया था। वहाँ रखने के बाद मेरे को क्या है कि जो लेटेंट हीट वाली मेरे फॉर्म आ जाती है। अब आपको पता है लेटेंट हीट जो गुप्त उसमें होती है वो क्या होती है कि किसी निकाय के ताप में किसी निकाय के नियत ताप पर निकाय की उष्मा में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन, वो क्या है लेटेंट हीट होता है। वो लेटेंट हीट को अपन एल से डिनोट करते हैं। अब आपको पता होगा कि भाई जो नियत ताप अपन आयतन के सापेक्ष अपन क्या कर रहे थे, उसका डेरिवेटिव कर रहे थे, तो वो क्या था भाई, जो अपन पार्शियली उसको उसमें लिख रहे थे तो डेल भी था, तो अब प्रारंभ की स्थिति में आयतन V1 हो गया था अपने और अंतिम स्थिति में आयतन क्या था V2 था, तो वो भी वहां भी चेंज को डिनोट कर रहा था और ये भी चेंज को डिनोट करता है V2 माइनस V1। तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो जो अपना ये वाली फॉर्म आई थी तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया और फिर यहाँ से मैं क्या करा, जो भी ये dq/dt का मान था वो मैं समीकरण नंबर 4 में पुट कर दिया, और 4 में पुट करने के बाद मैंने जो ये t इसमें इधर मल्टीप्लाई में था मैंने इसका इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये किस में आ गया, ये भाग में आ गया। और फिर ये जो अपना इक्वेशन आया वो क्या कहलाता है, क्लाउसियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन कहलाता है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी डेरिवेशन है। कैलकुलेशन तो क्या कहोगे इसको, बिल्कुल फिजिकली वो है सारे, तो छोटा सा डेवलपमेंट था, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है और कल अपन इसके बेस पे क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल भी वो क्या है कि जो ये अब पढ़ रहे हैं ना अपन ये, और जो अभी इस यूनिट में जो चीज़ें पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, इस यूनिट के इस वाले चैप्टर में, तो वो क्या है कि सारी है ना जो एग्जाम में आने लायक सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से एक तो क्या है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है और पढ़ने में भी ईजी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आई होगी, जहाँ आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें वापस से रिपीट कर दूँगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। राधे राधे।